सोचिए एक ऐसी दुनिया में जहां मतलब हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है, सैटेलाइट आसमान से हर कोने पर नजर रखते हैं और एक विशाल बोइंग 777 हवाई जहाज मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 239 लोगों के साथ बस गायब हो जाता है। बिल्कुल। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद रडार स्क्रीन से ओझल और फिर कभी नहीं मिला। ये घटना मतलब एक दशक से ज्यादा हो गया और आज भी विमान इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हाँ, ये वाकई में एक मतलब बहुत ही अजीब और दुखद पहेली है। एक ऐसा मामला जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, सरकारों और जाहिर है उन परिवारों को झकझोर कर रख दिया है जिनके अपने उस प्लेन में थे। बिल्कुल और इसकी जो जटिलता है वही इसे इतना मतलब ध्यान खींचने वाला बनाती है। सही कहा। इसीलिए आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट्स के सारांश है, घटनाक्रम की टाइमलाइन है, कुछ तकनीकी विश्लेषण है, खोज अभियानों के बारे में जानकारी है। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो पता चला है उसे देखें, समझें कि उस रात हुआ क्या था, विमान को ढूंढने के लिए क्या कोशिशें हुई, क्या सुराग मिले और मुख्य सिद्धांत क्या हैं। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, कि 10 साल बाद भी ये मामला सुलझा क्यों नहीं, और हम पूरी तरह से जो जानकारी उपलब्ध है उसी पर टिके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं, जो भी तथ्य और विश्लेषण हमें इन स्रोतों से मिले हैं उनके जरिए। तो कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 को। मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777-200 विमान, रजिस्ट्रेशन नंबर था 9MMRO, कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए अपनी रूटीन फ्लाइट पर उड़ता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, और उड़ान भरने के करीब 38 मिनट बाद जब प्लेन दक्षिण चीन सागर के ऊपर था, अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से उसका संपर्क टूट गया। हाँ। ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और जो नॉर्मल रेडियो बातें होती हैं वो भी बंद, सब खामोश। और यहीं से चीजें असल में पेचीदा होनी शुरू हुई। देखिए, सिविलियन ATC रडार से गायब होना एक बात है, लेकिन उसके ठीक बाद जो हुआ वो ज्यादा चौंकाने वाला था। मलेशियाई मिलिट्री रडार ने विमान को ट्रैक करना जारी रखा। अच्छा? हाँ, लेकिन विमान अपने तय रास्ते पर मतलब उत्तर पूर्व जाने के बजाय अचानक पश्चिम की ओर मुड़ गया, वापस मलय प्रायद्वीप के ऊपर से गुजरा। अरे, और फिर अंडमान सागर की तरफ बढ़ गया और वहां जाकर वो मिलिट्री रडार की रेंज से भी बाहर हो गया। ये जो पश्चिम की ओर मुड़ना था, ये कोई मामूली बात तो नहीं लगती। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या कुछ और? बिल्कुल। यहीं पर जांच करने वालों के सामने पहला बड़ा सवाल आया। इस तरह का एक तय मोड़ लेना, वो भी बिना किसी इमरजेंसी सिग्नल के, बिना किसी बातचीत के, ये किसी अचानक हुई मैकेनिकल गड़बड़ी से मेल खाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसने फौरन इस तरफ इशारा किया कि ये शायद कोई जानबूझकर की गई कार्रवाई हो सकती है। जानबूझकर? पायलट ने या किसी और ने? हाँ, यही सवाल का। चाहे पायलट ने की हो या किसी और ने, यही शुरुआती मिलिट्री रडार डेटा था जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी थी। और जब विमान रडार से पूरी तरह गायब हो गया तब भी? कहानी खत्म नहीं हुई थी। यहीं पर सैटेलाइट का रोल आता है ना? हाँ, ये इस मामले का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। भले ही प्लेन के मेन कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम बंद हो गए थे, फिर भी प्लेन पर एक सैटेलाइट डेटा यूनिट यानी SDU लगी थी। वो अगले कई घंटों तक लंदन की एक कंपनी है इनमारसैट, उसके एक सैटेलाइट के साथ ऑटोमेटिकली संपर्क करती रही। ऑटोमेटिकली? कैसे? उसे हैंडशेक या पिंग कहा गया। ये हर घंटे होने वाले रूटीन सिस्टम चेक की तरह थे, बस ये बताने के लिए कि सिस्टम अभी ऑन है। लेकिन इन हैंडशेक में कोई डेटा नहीं था, मतलब लोकेशन या प्लेन कैसा है ऐसा कुछ? नहीं, उनमें कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं थी। वो मूल रूप से बस ये बता रहे थे कि हाँ, प्लेन का सिस्टम अभी चालू है और सैटेलाइट से कनेक्टेड है। लेकिन यहीं पर जांचकर्ताओं ने कमाल का विश्लेषण किया। अच्छा। उन्होंने इन हैंडशेक सिग्नल्स के दो खास तकनीकी पहलू देखे। एक था बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट यानी BTO और दूसरा बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट यानी BFO। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। हाँ, मतलब आसान शब्दों में समझाएंगे, BTO और BFO क्या है? हाँ बिल्कुल। देखिए, BTO जो है वो सिग्नल को प्लेन से सैटेलाइट और फिर ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगा उससे जुड़ा है। ठीक है। इससे प्लेन और सैटेलाइट के बीच की दूरी का अंदाजा लग जाता है और इस दूरी के आधार पर पृथ्वी पर संभावित जगहों का एक बहुत बड़ा आर्क यानी चाप बन जाता है। एक पूरा आर्क? हाँ, एक विशाल आर्क।
और बीएफओ जो है वो डॉपलर इफेक्ट से जुड़ा है। जैसे एम्बुलेंस की आवाज पास आने पर तेज और दूर जाने पर धीमी लगती है, हाँ, वैसे ही प्लेन की स्पीड और दिशा की वजह से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में हल्का सा बदलाव आता है। तो इतने मामूली से सिग्नल का विश्लेषण करके? बिल्कुल। इन्हीं बेहद जटिल गणनाओं और विश्लेषणों के जरिए जांचकर्ता ये पता लगाने में कामयाब हुए कि विमान रडार से गायब होने के बाद भी कई घंटों तक दक्षिण की तरफ उड़ता रहा। घंटों तक? हाँ, घंटों तक। आखिरी हैंडशेक सुबह 8:19 पर मलेशिया टाइम रिकॉर्ड हुआ था और इसी डेटा ने दक्षिणी हिंद महासागर में वो 7वां आर्क बनाया जिसे प्लेन का संभावित आखिरी लोकेशन माना गया। बाप रे। और ये समझना जरूरी है कि ये तकनीक इस तरह से पहले कभी किसी लापता विमान को खोजने में इस्तेमाल नहीं हुई थी। ये एक तरह से इस त्रासदी से जन्मी एक तकनीकी छलांग थी। और इसी सैटेलाइट डेटा ने फिर खोज के काम को पूरी तरह से एक नई दिशा दे दी होगी, क्योंकि पहले तो खोज आसपास ही हो रही थी, दक्षिण चीन सागर, मलक्का स्ट्रेट वगैरह में। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दिनों में तो काफी कंफ्यूजन था, कहाँ खोजें, क्या करें। लेकिन जैसे ही ये इनमारसैट डेटा सामने आया, खोज का पैमाना और जगह दोनों नाटकीय रूप से बदल गए। कहाँ पहुंच गई खोज? पूरा ध्यान शिफ्ट हो गया दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर के एक बहुत बड़े, सुनसान और बेहद गहरे हिस्से पर। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पड़ता है और यह दुनिया के सबसे दुर्गम समुद्री इलाकों में से एक है। इसके बाद फिर वो इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा खोज अभियान शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने लीड किया था जिसे। सही कहा। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB उन्होंने लीड किया। 2014 से जनवरी 2017 तक ये पानी के नीचे बहुत बड़ा खोज अभियान चला। कई देशों ने मदद की। कितना बड़ा एरिया था? इस दौरान करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर समुद्र के तल की मैपिंग की गई और उसे सोनार से स्कैन किया गया। सोचिए, स्विट्जरलैंड से भी बड़ा इलाका। और पानी की गहराई औसतन 4 किलोमीटर और समुद्र का तल भी बिल्कुल सपाट नहीं, बेहद ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और घाटियां। अब आप सोच सकती हैं कि इतने बड़े गहरे अंधेरे इलाके में एक प्लेन का मलबा खोजना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और इतने बड़े प्रयास के बाद भी नतीजा क्या रहा? दुर्भाग्य से कुछ नहीं। 3 साल की इतनी गहन खोज के बाद भी विमान का कोई निशान नहीं मिला। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। जनवरी 2017 में ये ऑफिशियल खोज बंद कर दी गई। जाहिर है परिवारों और जांचकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी निराशा थी। लेकिन खोज की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी शायद। कोई प्राइवेट कंपनी भी आई थी? हाँ, 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी, उसने मलेशियाई सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया, नो फाइंड नो फी। मतलब अगर कुछ नहीं मिला तो कोई पैसा नहीं लेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, उनके पास बहुत एडवांस्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी AUVs थे। ये बिना किसी इंसान के पानी के अंदर जाकर बड़े इलाके को स्कैन कर सकते थे। उन्होंने ATSB ने जो एरिया बताया था उसके थोड़ा उत्तर में करीब 1,12,000 वर्ग किलोमीटर और खोजा। और उन्हें कुछ मिला? नहीं, वो भी खाली हाथ लौटे। और अभी हाल में 2024-25 में फिर से खोज शुरू हुई थी, है ना? बिल्कुल। मलेशियाई सरकार ने 2024 के आखिर में ओशन इन्फिनिटी को फिर से परमिशन दी, दक्षिणी हिंद महासागर में ही एक नए छोटे लेकिन ज्यादा संभावना वाले एरिया में, करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर में। वही नो फाइंड नो फी पर? हाँ, उसी बेसिस पर। खोज 2025 की शुरुआत में चल रही थी, लेकिन अप्रैल 2025 में उस इलाके में मौसम बहुत खराब हो गया तो उसे टेम्परेरीली रोकना पड़ा। और इस लेटेस्ट खोज में कोई सफलता मिली अब तक? नहीं, जो ताज़ा पब्लिक रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अप्रैल 2025 में खोज रुकने से पहले तक इस बार भी कोई मलबा नहीं मिला था। ओशन इन्फिनिटी ने कहा है कि मौसम ठीक होने पर वो फिर से शुरू करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति वही है। तो मतलब समुद्र के नीचे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया जब प्लेन के टुकड़े जमीन पर मिलने लगे। हाँ, ये कैसे हुआ? हाँ, ये जुलाई 2015 में शुरू हुआ। प्लेन के गायब होने के करीब 16 महीने बाद पहला टुकड़ा, एक विंग फ्लैपेरॉन यानी पंख का एक हिस्सा, वो हिंद महासागर में रियूनियन आइलैंड के किनारे पर बहकर आ गया। यूनियन आइलैंड? वो तो संभावित जगह से हजारों किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। और उसके बाद अगले कुछ महीनों और सालों में मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस, तंजानिया, इन सब देशों के तटों पर, मतलब पश्चिमी हिंद महासागर के किनारों पर प्लेन के मलबे के 20 से ज्यादा टुकड़े मिले। क्या ये पक्का था कि ये टुकड़े MH370 के ही थे? हाँ, फोरेंसिक जांच हुई, उनमें से कुछ टुकड़ों की पहचान तो लगभग निश्चित तौर पर या बहुत ज्यादा संभावना के साथ MH370 के तौर पर की गई। जैसे रियूनियन में जो फ्लैपेरॉन मिला था, उसके सीरियल नंबर और दूसरी चीजों से ये पक्का हो गया कि वो उसी लापता बोइंग 777 का था।
बाकी टुकड़ों की पहचान भी उनके मैन्युफैक्चरर के स्टैम्प, पेंट, बनावट वगैरह से हुई। इन टुकड़ों के मिलने का क्या मतलब था? क्या इनसे पता चला कि प्लेन कहाँ गिरा था? देखिए, इन टुकड़ों से दो जरूरी बातें साफ हुई। पहली तो ये कि प्लेन वाकई में क्रैश हुआ था और समुद्र में गिरा था, कहीं उतरा नहीं था। ठीक है। दूसरी बात ये कि जहां मिले उन जगहों ने दक्षिणी हिंद महासागर में क्रैश होने वाली थ्योरी को सपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी है CSIRO और ATSB। उन्होंने मिलकर बड़ी जटिल ड्रिफ्ट मॉडलिंग की, मतलब समुद्री भाव का विश्लेषण। कंप्यूटर पर? हाँ, कंप्यूटर सिमुलेशन से ये दिखाया कि अगर प्लेन उस 7वें आर्क के आसपास कहीं गिरा होता तो उसके टुकड़े हिंद महासागर की धाराओं के साथ बहकर ठीक उन्हीं जगहों पर पहुंच सकते थे जहां वो असल में पाए गए। लेकिन क्या इस मॉडलिंग से हमें ठीक-ठीक पता चल सका कि कहाँ गिरा था? समुद्र की धाराएं तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहीं पर इसकी सीमाएं हैं। देखिए, ड्रिफ्ट मॉडलिंग ने ये तो बता दिया कि हाँ, जनरल एरिया दक्षिणी हिंद महासागरीय है, लेकिन वो हमें बिल्कुल सटीक जगह नहीं बता पाया। समुद्र की धाराएं, मौसम, हवा, पानी का तापमान, न जाने कितनी चीजों से बदलती हैं, और इतने लंबे समय बाद किसी चीज के बहने का शुरुआती पॉइंट पता लगाना लगभग नामुमकिन है। तो हाँ, ये मलबा एक बहुत जरूरी सुराग था, लेकिन वो निशान यहां है वाला सुराग नहीं था जिसकी सबको तलाश थी। तो अगर हम अब तक के मुख्य तकनीकी सबूतों को एक साथ देखें, हमारे पास शुरुआती रडार डेटा है जो दिखाता है कि प्लेन ने रास्ता बदला। फिर वो कमाल का इनमारसैट सैटेलाइट डेटा विश्लेषण जिसने दक्षिणी आर्क बनाया। सही। और फिर पश्चिमी हिंद महासागर में मिला मलबा जिसका बहाव दक्षिणी आर्क से मेल खाता है। बिल्कुल सही। प्राइमरी और सेकेंडरी सिविलियन रडार ने दिखाया कि प्लेन रास्ते से भटका। मिलिट्री रडार ने जानबूझकर मुड़ने और मलय प्रायद्वीप के ऊपर उड़ने की पुष्टि की। इनमारसैट डेटा ने बताया कि प्लेन घंटों तक उड़ता रहा और शायद दक्षिणी हिंद महासागर में उसका अंत हुआ, जिससे खोज का एरिया तय हुआ। और आखिर में मलबे के टुकड़े और ड्रिफ्ट मॉडलिंग ने क्रैश की पुष्टि की और यह बताया कि वो दक्षिणी खोज क्षेत्र से ही आए होंगे। पर यह याद रखना जरूरी है कि जो ऑफिशियल नतीजा है कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में गिरा, वो मुख्य रूप से इसी जटिल और अभूतपूर्व सैटेलाइट डेटा विश्लेषण पर ही आधारित है। इन सब सबूतों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल तो वही का वही है, आखिर हुआ क्या था? स्रोतों के आधार पर कई सिद्धांत हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, कोई भी साबित नहीं हुआ है। चलिए मुख्य सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में जो रहता है वो है पायलट का जानबूझकर किया गया काम, शायद आत्महत्या। हाँ, ये थ्योरी इसलिए इतनी मजबूत लगती है क्योंकि प्लेन का रास्ता बदलना, फिर घंटों तक कंट्रोल तरीके से उड़ते रहना, जैसा सैटेलाइट डेटा बताता है, और वो भी बिना किसी बातचीत या इमरजेंसी सिग्नल के, ये किसी असामान्य इंसानी दखल की तरफ इशारा करता है। कुछ जांचकर्ताओं और एनालिस्ट ने इसे एक संभावित सिनेरियो माना है। लेकिन सबूत? वही बात, इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। जैसे कोई नोट मिला हो, या पायलट के बर्ताव में पहले कोई ऐसा संकेत दिखा हो, या फिर फ्लाइट रिकॉर्डर से कुछ पता चले। जब तक निर्णायक सबूत ना हो, यह सिर्फ एक अंदाजा ही है। दूसरा सिद्धांत है किसी बड़ी तकनीकी या ढांचागत खराबी का। क्या यह मुमकिन है? किसी भी प्लेन क्रैश में यह हमेशा एक संभावना रहती है। हो सकता है कोई अचानक बिजली चली गई हो या ढांचे को कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, हाँ, प्लेन का घंटों तक उड़ते रहना और नियंत्रित तरीके से रास्ता बदलना, ये किसी अचानक हुई बड़ी खराबी वाली थियरी से पूरी तरह मेल नहीं खाता। आमतौर पर ऐसी हालत में प्लेन फौरन कंट्रोल खो देता है। एक और थ्योरी जो काफी चलती है वो है हाइपोक्सिया, मतलब कॉकपिट में ऑक्सीजन की कमी से क्रू का बेहोश हो जाना और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। हाँ, ये थ्योरी इस बात को समझा सकती है कि कोई बातचीत क्यों नहीं हुई। अगर कॉकपिट में धीरे धीरे हवा का दबाव कम हुआ हो तो क्रू शायद कुछ समझ पाने या रिएक्ट करने से पहले ही बेहोश हो सकता है। और फिर प्लेन ऑटो पायलट पर अपनी आखिरी दिशा में तब तक उड़ता रहेगा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म ना हो जाए और वो समुद्र में गिर ना जाए। ये सैटेलाइट डेटा के लंबे उड़ान पथ से थोड़ा बहुत मेल खाता है और ये खुला सिद्धांत बना हुआ है। अपहरण या किसी और गैर कानूनी दखल के बारे में क्या ख्याल है? इस पर भी शुरू में सोचा गया था, लेकिन आज तक ना तो कोई ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ना ही कोई ऐसी मांग सामने आई है, ना कोई और सबूत मिला है जो अपहरण की पुष्टि करे। प्लेन में जो यात्री थे उनकी बैकग्राउंड जांच में भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला, तो हालांकि इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, पर इसके पक्ष में कोई पुख्ता सबूत बिल्कुल नहीं है। कार्गो में आग लगने की बात भी होती है, शायद वो लिथियम आयन बैटरीज की वजह से। हाँ, प्लेन के कार्गो में लिथियम आयन बैटरियां थीं और पहले भी इनसे आग लगने की घटनाएं हुई हैं।
ये थियरी कहती है कि शायद आग लगने की वजह से क्रू ने प्लेन को सबसे करीबी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा, जो पश्चिम की तरफ था। अच्छा। लेकिन फिर धुएं आग की वजह से वो खुद ही अक्षम हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता चला गया। ये भी एक संभावित सिनेरियो है, लेकिन फिर वही बात, बिना फ्लाइट रिकॉर्डर के इसे कंफर्म करना नामुमकिन है। तो मतलब इतने सारे सिद्धांत, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। तो आधिकारिक निष्कर्ष क्या है आखिर? ऑफिशियल जांच का निष्कर्ष ही है कि विमान लगभग निश्चित रूप से दक्षिणी हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ऐसा माना जाता है कि उस पर सवार सभी 239 लोग मारे गए। लेकिन विमान के गायब होने का कारण क्या था, वो अज्ञात है। अज्ञात। हाँ, अज्ञात। जांचकर्ता किसी एक थ्योरी को पक्के तौर पर साबित या खारिज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सबसे जरूरी सबूत यानी प्लेन का मुख्य मलबा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर, वो अब तक मिले ही नहीं हैं। और ये साफ करना जरूरी है कि ये सब सिर्फ उपलब्ध जानकारी के आधार पर संभावित बातें हैं, हम किसी एक का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इन रिकॉर्डर्स का न मिलना ही इस पहेली को सुलझाने में सबसे बड़ी रुकावट है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता कि पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, कॉकपिट में क्या आवाजें थीं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर प्लेन के सिस्टम्स, उसकी स्पीड, ऊंचाई, दिशा, कंट्रोल्स के बारे में सैकड़ों चीजें रिकॉर्ड करता है। इन दोनों के बिना घटनाओं का सही क्रम जानना, ये समझना कि प्लेन क्यों मुड़ा, कम्युनिकेशन क्यों बंद हुआ और आखिरी पलों में क्या हुआ, ये लगभग नामुमकिन है। और इन्हें ढूंढना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है? कई कारण हैं, जैसा हमने पहले कहा, दक्षिणी हिंद महासागर दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। पानी कई किलोमीटर गहरा है, समुद्र का तल बहुत उबड़-खाबड़ और अनजान है और मौसम अक्सर बहुत खराब रहता है। और खोज का एरिया वो अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा है। ये सचमुच भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, लेकिन यहाँ भूसे का ढेर एक विशाल अंधेरा और गहरा महासागर है, और जो किनारे पर टुकड़े मिले वो भी हमें सही जगह तक नहीं ले जा सकते। तो कुल मिलाकर 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन MH370 का गायब होना एक गहरा रहस्य बना हुआ है। हमारे पास सैटेलाइट डेटा से मिला एक संभावित आंक है, हमारे पास समुद्र तटों पर बहकर आए कुछ टुकड़े हैं, लेकिन विमान का मुख्य हिस्सा और उसके ब्लैक बॉक्स अब भी लापता है। हाँ, यही अनिश्चितता इस मामले को इतना निराशाजनक और कभी ना खत्म होने वाला बनाती है। हम कुछ हद तक जानते हैं कि विमान कहाँ गया होगा, लेकिन जब तक मुख्य मलबा और रिकॉर्डर नहीं मिल जाते, तब तक हम शायद कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे कि क्यों गया। जो मुख्य सवाल हैं वो वही के वही हैं, और सबसे बड़ी सीमा वही है, प्राथमिक मलबे का न मिलना। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आधुनिक तकनीक की भी सीमाएं हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाने के बावजूद एक पूरा का पूरा आधुनिक जेटलाइनर कैसे सचमुच गायब रह सकता है। और ये जो अनिश्चितता है, ये हमें जानकारी और उसके विश्लेषण की सीमाओं के बारे में क्या सिखाती है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि तमाम उपकरणों, डेटा और विश्लेषणों के बावजूद भी जब हम प्रकृति की विशालता, गहराई और अप्रत्याशितता का सामना करते हैं, तो कुछ रहस्य हमारी समझ और पहुंच से परे रह सकते हैं। और जब तक कोई नई खोज नहीं होती, MH370 का रहस्य शायद ऐसा ही बना रहेगा।